हाँ तो प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट वन में हम लोग पढ़ चुके थे इस सभ्यता के बारे में। हमने लास्ट में टॉपिक ख़त्म किया था अपना, जो सबसे उत्तरी स्थल था। मैंने बताया था कि जम्मू में चिनाब नदी के तट पर जो अखनूर है उसके पास में मांडा है, और जो दक्षिणी स्थल था वो मैंने बताया था कि वो दैमाबाद है, जो कि मांडा से 1400 किलोमीटर की दूरी पर गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। वहीं मैंने बताया था कि जो पश्चिमी स्थल है, जो हमारी दास्क नदी है, उसके किनारे पर सूतकांगी डोर है, और जो पूर्वी स्थल है वो सूतकांगी डोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर जो मेरठ में हिंडन नदी है उसके किनारे पर आलमगीरपुर को कहा जाता है। ठीक है, यहीं आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम रहेगा नगर योजना या फिर उसकी संरचनाएं। ठीक है, पार्ट सेकंड के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे नगर योजना। ठीक है, नगर योजना और इसकी संरचनाओं के बारे में। ठीक है, नगर योजना और संरचना के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी उसकी विशेषता आप सभी लोग जानते हो कि उसकी विशेषता क्या थी। इस हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हो, वो क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली। क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली, नगर योजना प्रणाली। ध्यान रखना, नगर योजना प्रणाली जो थी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता थी नगर योजना प्रणाली। ठीक है, इसी में आगे बात करेंगे कि जो हमारा हड़प्पा था और दूसरा हमारा मोहनजोदड़ो था। ध्यान रखना, इन दोनों नगरों के जो है अपने अपने दुर्ग हुआ करते थे, और जो दुर्ग हुआ करते थे और उन दुर्गों में शासक वर्ग के जो लोग थे, जो शासक हुआ करते थे, वो लोग इनमें रहा करते थे। और प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर देखा जाए तो एक एक हम कह सकते हैं उससे निम्न स्तर का शहर भी हुआ करता था, जहां ईंटों के मकान हुआ करते थे, और उन ईंटों के मकानों में जो निम्न स्तर के लोग हुआ करते थे, जो सामान्य लोग हुआ करते थे, जो समाज था, वो लोग उनमें निवास किया करते थे। और हड़प्पा के नगर की बात की जाए तो हड़प्पा का जो नगर था एक जाल की तरह व्यवस्थित था पूरे तरीके से। और देखा जाए जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी इस तरीके से। ठीक है, जो सड़कें थी वो किस पर काटा करती थी? समकोण पर काटा करती थी एक दूसरे को। ध्यान रखना। ठीक है, सिंधु सभ्यता, या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक नगर जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? दो भागों में। अब वो दो भाग कौन कौन से थे? ध्यान रखना, एक तो पश्चिमी टीला, पहला पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। इन दो भागों में बटे हुए थे। प्रत्येक नगर जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, और ध्यान रखना कि चनहूदड़ो जो था, चनहूदड़ो एकमात्र हम कह सकते हैं कि ऐसा नगर था जो कि दुर्गीकृत नहीं हुआ था। ये दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, चनहूदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। और सिंधु सभ्यता के नगरों में देखा जाए प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन हुआ करता था, और जिसके तीन या चारों ओर देखा जाए, चारों ओर 4-5 कमरे बना हुआ करते थे। एक रसोई घर हुआ करता था, एक स्नान घर हुआ करता था, और अधिकतर घरों में तो ध्यान रखना कुएं भी पाए गए हैं। अधिकतर घरों में कुएं पाए गए हैं। कुओं की बहुतायत मात्रा में यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, और सामान्य जो मकान हुआ करते थे वो पक्की ईंटों से बने हुआ करते थे। किससे? पक्की ईंटों से। ध्यान रखना, जो सामान्य लोगों के जो घर हुआ करते थे वो पक्की ईंटों के बने हुए मिले हैं यहाँ से। और घरों के जो दरवाजे थे, जो खिड़कियाँ थी, वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी बल्कि गलियों में जाकर के खुलती थी। लेकिन लोथल में इसका अपवाद देखने को मिला है, जहाँ के जो दरवाजे थे लोथल के और जो खिड़कियाँ थी वो मुख्य सड़क की ओर ही खुला करती थी। और मोहनजोदड़ो की बात करें, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो जो क्षेत्रफल था उसका, अगर मोहनजोदड़ो को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा नगर था। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 250 हेक्टेयर में, 250 हेक्टेयर में देखा गया है इसको। 250 हेक्टेयर में ये
फैला हुआ था और इसकी जो जनसंख्या थी, जो इसकी पॉपुलेशन थी, वो भी बहुत पाई गई है, अधिक मात्रा में इसकी पॉपुलेशन थी। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का मतलब तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला या फिर मृतकों का टीला। ठीक है, या फिर प्रेतों का टीला या फिर मृतकों का टीला, ध्यान रखना। और इस मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंधु का बाग भी इस मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का सबसे सर्वाधिक जो स्थल था, सार्वजनिक स्थल, वो कौन सा था? विशाल स्नानागार। कौन सा था? विशाल स्नानागार। इसका सार्वजनिक स्थल था विशाल स्नानागार। और स्नानागार का जो फर्श था वो पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। और इस विशाल स्नानागार का जो प्रयोग किया जाता था, जो उपयोग किया जाता था, वो एक सार्वजनिक रूप से कब किया जाता था? कोई धर्मानुष्ठान के लिए। ठीक है, कोई धर्मानुष्ठान हो रहा है या धर्म के लिए कोई कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और प्रयोग में क्या हुआ था कि ये लोग किसी विशेष अवसर पर, किसी धर्मानुष्ठान पर इसमें स्नान के लिए जाया करते थे। और जो जॉन सर मार्शल हुए हैं, हमारे सर जॉन मार्शल, उन्होंने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण भी बताया हुआ है। वहीं जो हमारे व्हीलर थे, मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नानागार बताई है। कौन सी बताई है? अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। अन्नागार को ध्यान रखना अन्न कोठार भी बोलते हैं, अन्न कोठार। ठीक है, विशाल इमारत, इसको बड़ी इमारत बताया गया है। और इसकी बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो लगभग 45.71 मीटर ये लंबा था। और चौड़ाई की बात करें तो 15.23 मीटर ये चौड़ा था। जो अन्नागार पाया गया है वो 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर ये चौड़ा पाया गया है। और दुर्ग के दक्षिण में देखा जाए तो 27 बाई 27 मीटर का, 27 बाई 27 मीटर का एक आकार का एक वर्गाकार भवन देखने को मिला है। और इस भवन को क्या बोला गया था? 27 बाई 27 मीटर के भवन को क्या बोला गया था? एक सभा भवन बोला गया था। क्या बोला गया था? सभा भवन बोला गया था। ठीक है। वहीं उस स्नानागार के अगर दक्षिण में देखा जाए, उत्तर पूर्व में, सॉरी, इस स्नानागार के अगर उत्तर पूर्व में देखा जाए, अगर उत्तर पूर्व में देखा जाए तो 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन भी मिला है। और इस भवन को क्या बोला गया था? पुरोहित आवास। जो पुरोहित लोग हुआ करते थे, वो पुरोहित लोग इसमें निवास किया करते थे। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। और मोहनजोदड़ो में ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो में टोटल, जो मोहनजोदड़ो था उसमें टोटल 21 मानव के कंकाल मिले हैं। क्या मिला है? 21 मानव कंकाल साक्ष्यों के रूप में देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ से किसी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं मिलता है, यहाँ से किसी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं देखने को मिला है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से, ध्यान रखना, ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो एक दूसरे से केवल कितनी दूरी पर थे? लगभग बताया जाता है कि 482 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्योंकि जो सिंधु नदी थी, वो सिंधु नदी से ये दोनों के दोनों जुड़े हुए थे, सिंधु नदी से। ध्यान रखना, ये सिंधु नदी से जुड़े हुए थे दोनों नगर जो है। 482 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी थी। ठीक है। और जो पिग्गट महोदय हैं, पिग्गट महोदय, उन्होंने बताया है कि ये दोनों जो हैं इस सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। क्या थी? जुड़वा राजधानियां। इन दोनों को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिग्गट ने। ठीक है। और मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के जो नगर थे उनमें पकी ईंटों का इस्तेमाल जो है बताया गया है।
क्योंकि मिस्र के समकालीन जो भवन देखे गए हैं उनमें धूप में सुखाई गई जो ईंटें होती हैं, जो कच्ची मिट्टी की ईंटें, वो सुखा करके उनका प्रयोग किया गया था। लेकिन हमारी हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का प्रयोग तो मिला है, पर हड़प्पा संस्कृति के जो नगर थे उनमें ऐसी ईंटों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। और मोहनजोदड़ो की जो जल निकास प्रणाली थी बहुत अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार हुआ करते थे। कालीबंगा को देख लो, कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं हुआ करते थे। घरों का पानी बहकर के सड़कों तक आता था, जहां इनके बीच नालियां बनी हुई थी, जहां इनके बीच मोरियां बनी हुई थी, नालियां, जो नालियों से पानी जाता निकल करके वो नालियां बनी हुई थी यहाँ से है। और दूसरी बात, और ये मोरियां जो थी वो ईंट और पत्थर की सिल्लियों से ढकी हुआ करती थी। जैसे कि अभी नालियां हैं तो इनके ऊपर जैसे कि कोई स्लैब डाल दिया जाए, स्लैब, तो उनसे ढकी हुआ करती थी। और सड़कों की जो मोरियां थी इनमें नरमोखे, जिसे हम क्या बोलते हैं, नरमोखे, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए मेन होल कोई हो, कोई मेन होल यहाँ पे हो या यहाँ पे हो कोई मेन होल, तो इसमें नरमोखे हुआ करते थे, जिसे मेन होल बोलते हैं। सड़कों और मोरियों के जो अवशेष थे वो कहाँ से मिले हैं हमें? बनावली से। कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। और कुछ मिलाकर के, कुल मिलाकर के टोटली स्नान घर और मोरियों की जो व्यवस्था थी बहुत अनोखी थी। और हड़प्पा की जो निकास प्रणाली थी वो तो और भी विलक्षण थी। शायद कांस्य युग की दूसरी किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हमारी हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने इस पर दिया था। वहीं कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा की, ध्यान रखना कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। और राजस्थान का जो गंगानगर है, राजस्थान का जो गंगानगर है, गंगानगर, गंगानगर जिले में देखोगे तो एक नगर की खोज हुई थी 1951 ईस्वी में। राजस्थान के गंगानगर जिले में एक नगर स्थित है, वहां खोज हुई थी 1951 में। और किसके द्वारा हुई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है। और हल से जुते हुए खेत के, जो हल से खेत जोता गया था उसके भी साक्ष्य अगर देखे जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, ठीक है ना। हल से जुते हुए खेत के, वो भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं। और ये जुताई जो थी वो आड़ी तिरछी थी। आड़ी तिरछी का मतलब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हमको जुताई के खेत हमें साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, जिसमें दो फसलों के साथ हम कह सकते हैं दो फसलें जो हैं वो एक साथ बोई जा सकती है, उनका अनुमान भी लगाया गया है हमारे इतिहासकारों के द्वारा। और यहाँ से एक युगल समाधान भी मिला है, यहाँ से एक युगल समाधान भी मिला है, ध्यान रखना, युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब होता है कि नवविवाहित जो होते हैं पति पत्नी, जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई हो, उनको युगल बोलते हैं। तो युगल समाधान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। और चनहूदड़ों की बात करें, चनहूदड़ों की, तो चनहूदड़ो था, ध्यान रखना, इसकी खोज जो थी वो 1931 में हुई थी। किसके द्वारा? एनजी मजूमदार के द्वारा, एनजी मजूमदार के द्वारा इस चनहूदड़ो की खोज हुई है। मैके जो थे, मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना खोजा है। जो मैके थे, इतिहासकार थे, एक पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने यहाँ से मनके बनाने के, या हम बोल सकते हैं कि मनके बनाने का, जो मनके का जो कारखाना था उसको खोजा है, मनके के कारखाने को, ठीक है, मैके के द्वारा। और लोथल, लोथल जो था उस लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी हम लोग कहते हैं। और जो लोथल था, लोथल, लोथल की जो खोज हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी, एसआर राव के द्वारा, एसआर राव के द्वारा लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। और जो गुजरात का जो एक जिला है अहमदाबाद,
अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी जो है उसके किनारे पर देखने को मिलता है। और लोथल के पूर्वी भाग में देखा जाए तो एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी देखने को मिला है। एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी देखने को मिला है। किसका? गोदीवाड़ा का। ठीक है, गोदीवाड़ा का। और बनावली, ध्यान रखना, अगर बनावली की बात करें कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में। तो हिसार जिले में एक सरस्वती नदी है और उस सरस्वती नदी के किनारे पर हमारा ये बनावली स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी वो 1974 में हुई थी। 1974 में किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा। आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल भी मिला है जो कि बहुत ही बढ़िया किस्म का मिला है। और यहाँ से बहुत ही अच्छी किस्म का जौ भी प्राप्त हुआ है, जौ। ठीक है, ध्यान रखना। और धौलावीरा, धौलावीरा जो नगर है वो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में हम कह सकते हैं कि जो खादर नाम का एक द्वीप है जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, उसके उत्तरी पश्चिमी कोने पर ये बसा हुआ एक छोटा सा गांव है धौलावीरा। धौलावीरा की जो टीलों की खोज हुई थी कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी। 1967-68 ईस्वी में इसके टीलों की खोज हुई थी। किसके द्वारा? श्री जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर भी माना गया है। और यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें 9 वर्ण देखने को मिले हैं और प्रत्येक वर्ण जो है 37 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है, जो कि दूधिया सफेद रंग का जो पदार्थ आता है उसके कटे हुए टुकड़ों से अभिलिखित माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम बोलते हैं खेल के मैदान को। ठीक है, स्टेडियम, जो स्टेडियम था उसको क्रीडागार भी बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से एक स्टेडियम भी यहीं से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा एक नेवले की पत्थर की मूर्ति जो है 37 सेंटीमीटर की यहाँ से पाई गई है। नेवले की मूर्ति 37 सेंटीमीटर बड़ी यहाँ से नेवले की पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। और यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक रचना जो थी वो थी विशाल जलाशय। क्या थी? विशाल जलाशय। आश्चर्यजनक उसकी बताया जाता है उसको, तो वो जलाशय था, बड़ा जलाशय, विशाल जलाशय। इसके आकार की बात करें तो 80.4 मीटर इंटू 12 मीटर। ठीक है, इसका क्या था? आकार था। गहराई की बात करें तो वो 7.5 मीटर थी। इसकी जो गहराई थी वो कितनी थी? 7.5 मीटर। ठीक है, और इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। कितना? 2,50,000। ठीक है, इतने घन मीटर पानी जमा करने की इसमें क्षमता थी। और बालाकोट बंदरगाह, जो बालाकोट था एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, और यहाँ का सीप उद्योग जो था, सीप उद्योग काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, सीप उद्योग काफी प्रसिद्ध था। रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इस स्थल का उत्खनन जब हुआ था वो कब हुआ था? हमारा जब देश आज़ाद हो गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, सबसे पहले 1953 और 56 के बीच में इस रोपड़ का खोज हुआ। और वो किसके द्वारा हुआ? वाई.डी. शर्मा के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, उन्होंने करवाया था। और इसका आधुनिक नाम की बात करें, क्या है कि रोपड़ का जो आधुनिक नाम है रोपड़ का, वो क्या है? रूपनगर है। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। ठीक है, और यहाँ के कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। एक आपका आलमगीरपुर है मेरठ जिले में, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और इस स्थल की खोज आलमगीरपुर की, जो आलमगीरपुर था उसकी खोज की बात करें, ध्यान रखना 1958 में इसकी खोज हुई थी, 1958 ईस्वी में। और भारत सेवक समाज के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका जो उत्खनन कार्य करवाया गया था वो 1958 में ही करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? वाई.डी. शर्मा के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी, उत्खनन कार्य करवाया गया था। अब कुछ बात की जाए हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में या उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो उनको आप लिख लीजिए एक बार।
है ना। स्थल डाल दीजिए एक साइड में, स्थल, और एक साइड में आप डाल दीजिए जो खोज करता थे या उत्खनन करता थे, उत्खनन करता किस वर्ष हुआ था, वर्तमान क्षेत्र कौन सा है उसका, और प्रमुख नदी कौन सी थी उसकी। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर स्थित था। ध्यान रखना, एक आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, ये राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर, ये दो लोगों ने इसका उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? 1922 में। कब? 1922 में। वर्तमान क्षेत्र कौन सा है इसका? लरकाना जिला है, लरकाना जिला है, और सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में है ये। ठीक है, पाकिस्तान में। सिंधु नदी है इसकी प्रमुख नदी जो है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है। दूसरा हड़प्पा, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का जो उत्खनन करवाया था वो राय बहादुर, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बत्स और मार्टिमर व्हीलर, इनके द्वारा करवाया गया था। कब? 1921 में। ठीक है। और साहिवाल जिला जो कि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, वहाँ पर ये स्थित है, और रावी नदी के तट पर। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा की, तो अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने इसकी उत्खनन करवाया था। कब? 1953 में और 1960 में। ध्यान रखना, 1953 और 1960। ठीक है, 1953 और 1960 में इसका खोज करवाया गया था। और कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। ठीक है। कौन सी नदी पर है? घग्गर, घग्गर नदी के तट पर। बात करें चनहूदड़ो की तो गोपाल मजूमदार जो थे और अर्नेस्ट मैके जो थे, उन्होंने 1931 में कालीबंगा को खोजा था, उसकी खुदाई करवाई थी। सॉरी, चनहूदड़ो की 1931 में। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। लोथल की बात करें तो रंगनाथ राव ने इसकी 1957 में खोज की थी, 1957 में। ठीक है। और अहमदाबाद जिला जो कि गुजरात में है, वहाँ पर ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर की बात करें तो माधव स्वरूप बत्स ने 1931 में इसको अहमदाबाद गुजरात में खोजा था, मादर नदी के तट पर। बनावली की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे, उन्होंने 1973 में हिसार जिले के हरियाणा राज्य में इसको सरस्वती नदी के तट पर खोजा था। रोपड़ की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 ईस्वी में रूपनगर यानी कि पंजाब में सतलज नदी के तट पर इसको खोजा था। कोट दीजी की बात करें तो घुरैये और जो अफजल अहमद खान थे, उन्होंने 1935 और 1955 में सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर इसको खोजा था, इसका उत्खनन करवाया था। सूतकांगी डोर की बात करें तो सर मार्क ऑरेल स्टाइन जो थे, उन्होंने 1927 में बलूचिस्तान पाकिस्तान के जो दाश्क नदी है वहाँ पर इसको खोजा था। सुरकोतड़ा की बात करें, जो जगपति जोशी थे, उन्होंने 1964 में गुजरात के कच्छ जिले में इसको सरस्वती नदी के तट पर उत्खनन करवाया था। सुतका कोह की बात करें तो जॉर्ज डेल्स थे, उन्होंने 1962 में पेरिन बलूचिस्तान में शादी कौर नदी पर इसको खोजा था। मांडा की बात करें तो जगपति जोशी ने 1982 में जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर इसकी खुदाई करवाई थी। राखीगढ़ी की बात करें तो सूरज भान ने 1969 यानी कि 1969 में हिसार हरियाणा घग्गर नदी के तट पर इसको खोजा था। आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर की तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंड नदी के तट पर इनको खुदवाया था। ये थे इंपॉर्टेंट हमारे कुछ प्रमुख स्थल। बात करें हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन के बारे में, पशुपालन के बारे में ध्यान रखना तो कृषि पर निर्भर थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग, लेकिन फिर भी हड़प्पा के लोगों ने बहुत सारे पशुओं को भी पाला था। ये बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, इन सबको पालते थे। और इन्हें कुबड़ वाला बैल, जो कुबड़ वाला बैल था, कुबड़ वाला बैल सबसे ज़्यादा प्रिय था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कुबड़ वाला जो सांड था, जो बैल था, सबसे प्रिय था। और कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में इनके पास हुआ करते थे। बिल्ली भी ये लोग पाला करते थे। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान देखने को मिले हैं। और ये गधे और ऊंट भी रखते थे। शायद ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन पर ये लोग बोझा ढोया करते थे। घोड़ा के अस्तित्व का संकेत हमें मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से और लोथल में एक संदिग्ध मूर्तिका मिली है टेराकोटा की, वहां से देखने को मिला है।
हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और ये गैंडे से भी परिचित थे। और मेसोपोटामिया की जो समकालीन थी सुमेर संस्कृति, उसके नगरों के जो लोग थे वो भी इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे और उनके पालतू पशु भी प्राय हम कह सकते हैं कि वही थे जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के हुआ करते थे। गुजरात का जो सुरकोतड़ा है वहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ध्यान रखना। सुरकोतड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर, ठीक है, अस्थि पंजर देखने को मिले हैं। और बलूचिस्तान का जो राना गुंडई है, राना गुंडई, उस राना गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं और मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का संकेत केवल देखने को मिलता है। घोड़े की हड्डियां लोथल से मिली हैं, सुरकोतड़ा से मिली हैं, कालीबंगा से मिली हैं, तो यहाँ से भी प्राप्त हुई है हम लोगों को, ठीक है। तो ये पशुपालन भी किया करते थे खेती के साथ में। अगर बात करें कृषि के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में बात करें तो सिंधु प्रदेश में देखा जाए तो आज भी पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती है और यही कारण है कि यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं बचा है जितना कि पहले था। और यहाँ के जितने भी देहात हैं, जो कि विकसित देहात हैं और जो शहर हैं, उनको देखने से ये पता चलता है कि प्राचीन काल में ये प्रदेश जो था काफ़ी उपजाऊ हुआ करता था। संप्रति हम कह सकते हैं कि यहाँ से लगभग केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। कितनी? 15 सेंटीमीटर वर्षा हुआ करती थी यहाँ पे सिंधु प्रदेश में। और पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक हुआ करती थी और यही कारण था कि यहाँ अधिक वर्षा हुआ करती थी। यहाँ के जो वन थे वहाँ से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। और इस प्रदेश की उर्वरता जो थी, एक विशेष कारण शायद हम कह सकते हैं कि जो सिंधु नदी थी उसमें हर साल जो बाढ़ आती थी, उस बाढ़ से जलोढ़ मिट्टी इकट्ठा हो जाया करती थी, तो उससे मिट्टी जो थी काफ़ी उपजाऊ हुआ करती थी, ठीक है। और सिंधु नदी मिस्र की जो नील नदी है, उस नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी अपने साथ बहा करके लेकर के आती थी। जैसे कि नील ने मिस्र का निर्माण किया और वहाँ के लोगों का जो भरण पोषण था, जो पालन पोषण था वो करवाया, वैसे ही सिंधु नदी ने सिंध क्षेत्र का निर्माण किया और वहाँ के लोगों का भरण पोषण भी किया। और सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ जब उतर जाती थी और बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में, कब? नवंबर के महीने में, ध्यान रखना, नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो दिया करते थे और अगली जब बाढ़ आया करती थी उससे पहले ही अप्रैल के महीने में, कब? अप्रैल के महीने में, ध्यान रखना, बाढ़ जब आया करती थी उससे पहले ही अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की अपनी फसल को काट लिया करते थे। और जो कालीबंगा की जो प्राक हड़प्पा अवस्था है उसमें तो कंड बोलते हैं हल रेखा को, है ना, हल रेखा देखने को मिली है। और उन्होंने फिर अनुमान लगाया कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल से जुताई हुआ करती थी। जो गरबंदे थे या फिर जो नालियां बोलते हैं नाले, उनको क्या था, बांध बना करके, बांध से घेर करके जो जलाशय हुआ करते हैं, जलाशय बनाने की जो परिपाटी थी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, कहाँ से? बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से, ध्यान रखना, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से हैं, उनकी विशेषता बताई जाती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता भी है कि जो नहर थी या जो नाले थे उनकी सिंचाई की परिपाटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, ध्यान रखना, गेहूं, जौ, राई, मटर, ये सब अनाज में उगाया करते थे। और ये दो किस्म के गेहूं और जौ उगाया करते थे। बनावली में तो जो देखा गया है वो एक बढ़िया किस्म का मिला है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो ये लोग तिल और सरसों की भी खेती किया करते थे, उनको भी उगाया करते थे। और सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, क्योंकि कपास का जो उत्पादन था सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था। इसलिए यूनान के जो लोग थे इसे क्या बोलते थे? सिंडन, ध्यान रखना, इसको सिंडन बोलते थे कपास की खेती की वजह से, जो कि सिंधु शब्द से उत्पन्न हुआ है। और मोहनजोदड़ो और जो दूसरे स्थल थे यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य पाए गए हैं।
और इस सभ्यता की हम कह सकते हैं कि जो परिपक्वता का चरण था कम से कम 2000, कितना 2000 वर्ष पूर्व का जो मेहरगढ़ स्थल था वहाँ पर कपास के साक्ष्य देखने को मिले हैं और इस संसार में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य भी माना जाता है। अगर बात करें शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में, शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में, तो ध्यान रखना हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की मानी जाती है क्योंकि कांसे का प्रयोग किया गया था। यूँ तो इस संस्कृति के जो लोग थे वो पत्थर के बहुत सारे औजार और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन ये कांसे के निर्माण और जो प्रयोग से जो भली भांति परिचित थे हम ऐसा कह सकते हैं। और सामान्य तौर पर कांसा तांबे में टिन मिला करके जो धातु शिल्पी हुआ करते थे उनके द्वारा बनाया जाता था, पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं थी, बहुत कठिनाई थी। और मन के बनाने के लिए गोमेद, जो गोमेद होता है मन के बनाने के लिए गोमेद, वो कहाँ से आया करता था? गुजरात से आया करता था। गुजरात से इसका आयात हुआ करता था, गुजरात से, ठीक है। हाँ, और राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है, राजस्थान का जो खेतड़ी स्थल है, जो क्षेत्र है, वहाँ गणेश्वर स्थित है। और गणेश्वर का जब उत्खनन हुआ था तो उससे हड़प्पन प्रकार के जो बाण होते हैं, हड़प्पा सभ्यता के उस समय के जो बाण थे, बाण तीर जिसे बोलते हैं, उनकी खोज यहाँ से हुई है। सोना, जो गोल्ड होता है, जो गोल्ड सोना, ध्यान रखना ये कर्नाटक में जो कोलार की जो हट्टी की खानें हैं, कोलार की हट्टी की खान, हट्टी की खान कर्नाटक में है, वहां से मिलता था। कार्नेनियन मन का, जो कार्नेनियन मन का था वो गुजरात और सिंध से प्राप्त हुआ है। शीशे की बात करें तो जो शीशा था वो दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। अगर लार्जवाद मड़ियों की बात करें तो वो कश्मीर से मिली हैं और अफगानिस्तान से भी मिली हैं। फिरोजा और हरिताश्म की बात करें तो मध्य एशिया और ईरान से मिली हैं। अम्बू मड़ी हुआ करती थी जो कि महाराष्ट्र से मिली है। गोमेद यानी कि 6th स्फिट का जो हुआ करता था जिसे कैल्सिडोनी बोलते हैं। और इंद्रगुप्त की बात करें जैसे कार्नेलियन बोलते हैं, वो सौराष्ट्र से आयात हुआ करता था, ठीक है। तो काफ़ी क्षेत्र भी थे कच्चे माल के जिनका आयात हुआ करता था कच्चे माल का, जैसे कि टिन था, सोना था, सोना, तांबा, चांदी, सेलखड़ी और आपका नील रत्न और यहाँ से आपका लाजवर्द सॉरी, और एक आपका नीलमणि और बात करें आपका क्या बोलते हैं उसको, शीशा भी मिला है, उसका भी आयात हुआ करता था। हरितमणि और शंख, शिलाजीत, ठीक है। इनके क्षेत्र भी हुआ करते थे। जो टिन था वो अफगानिस्तान और ईरान से आया करता था, अफगानिस्तान और ईरान से, ध्यान रखना है ना। सोना था अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत, ठीक है। खेतड़ी से तांबा आया करता था, खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान से। चांदी जो था वो ईरान और अफगानिस्तान से आया करता था। सेलखड़ी की बात करें तो सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात यहाँ से आया करती थी। नील रत्न अफगानिस्तान से आया करता था। और आपका लाजवर्द जो था, लाजवर्द की बात करें तो मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आयात हुआ करता था। नीलमणि महाराष्ट्र जो कि दक्षिण भारत में है वहाँ से आयात हुआ करता था। शीशे की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान और आपका जो राजस्थान है वहाँ से आया करता था। हरितमणि की बात करें तो दक्षिण एशिया से। और जो शंख थे आपके,
शंख की बात करें तो सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत से मिले हैं। जो शिलाजीत था वो हिमालय क्षेत्र से देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से आयात हुआ करता था। ठीक है, अगर व्यापार की बात करें यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, अगर व्यापार की बात करें व्यापार की, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके जीवन में देखा जाए तो जो व्यापार था उसका बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा महत्व हुआ करता था। काय का? व्यापार का। इनकी अगर इसकी पुष्टि देखी जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के जो बड़े बड़े कोठरे हुआ करते थे वो पाए गए थे। उनसे नहीं होती है, बल्कि जो बड़े भूभाग पर जो ढेर सारी मिट्टी की जो मोहरें मिली हैं, जो सील मिली हैं, हम कह सकते हैं कि एक रूपलिपि और मानकीकृत जो मापतौल होते हैं उनके अस्तित्व से भी देखने को मिलती है। हड़प्पा के जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर ही पत्थर, धातु, हड्डी इनका व्यापार किया करते थे। लेकिन जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए अपेक्षित देखा जाए तो कच्चे माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं हुआ करता था। मैंने जैसे बताया कि बाहर से आयात हुआ करता था और ये धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं। सुमेरिया के जो शासक थे, सुमेरिया के शासक, क्या नाम था उनका? ध्यान रखना, सुमेरिया के शासक थे सारगोन। सुमेरिया के शासक का नाम था सारगोन, जिन्होंने 2371 से लेकर के 2316 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनके काल में क्या था, जो मिट्टी थी और उन मिट्टी की पट्टिकाओं पर अभिलेख अंकित किए जाते थे और उनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा, ढिलमुल और मगन के साथ इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा मेलुहा, ढिलमुल और जो मगन था इनके साथ इनके मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। जो मेलुहा ये क्या था? सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम हुआ करता था, एंशियंट नेम था ये। ठीक है, ये सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम हुआ करता था। और जो ढिलमुल था, ढिलमुल की पहचान कहाँ से होती है? जो फारस की खाड़ी का जो बहरीन है वहाँ से ढिलमुल की पहचान होती है। और मिट्टी की जो पट्टियाँ थीं उन पर क्या था कि सुमेरी अभिलेखों की, जो सुमेरी अभिलेख थे वो अंकित किए गए थे और उन अभिलेखों में ढिलमुल को, किसको? ढिलमुल को क्या कहा गया है? सूर्योदय का क्षेत्र। क्या कहा गया है? सूर्योदय का क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा इसको साफ सुथरे नगरों का स्थान भी कहा गया है। साफ सुथरे नगरों का स्थान भी इसको कहा जाता है और इसको एक हाथियों का देश भी कहा जाता है ढिलमुल को। ठीक है, हाथियों का देश। हाथियों का देश भी इसको कहा जाता है। और जो लोथल से मिट्टी का एक मम्मी मिला है उसका जो मॉडल प्राप्त हुआ है मम्मी का, ध्यान रखना, जो कि कहाँ पे प्रचलित था? मिस्र में प्रचलित था। ठीक है, अगर यहाँ राजनीतिक संगठन की बात करें, राजनीतिक संगठन की हड़प्पा सभ्यता में, ध्यान रखना, जो हड़प्पाई लोग थे उनके राजनीतिक संगठनों का कोई भी स्पष्ट आभास नहीं देखने को मिलता है, कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यदि सिंधु सभ्यता की जो सांस्कृतिक एकता थी उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता बिना किसी केंद्र सत्ता के संभव नहीं होगी, क्योंकि इतनी अच्छी विकसित सभ्यता थी, इतनी अच्छी थी, इतनी सांस्कृतिक थी कि बिना किसी केंद्रित सत्ता के संभव नहीं थी। और मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत देखा जाए विपरीत, तो किसी भी हड़प्पा स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला है। इसका अपवाद था क्या? विशाल स्नानागार हो सकता है, क्योंकि उसका जो प्रयोग था वो नहाने धोने के लिए, शुद्धि सफाई के लिए किया जाता था। और हड़प्पा अंचल में देखोगे तो धार्मिक विश्वास और जो आचार विचार थे उनमें एक रूपता ही नहीं देखने को मिलती बिल्कुल भी। हम कह सकते हैं कि ऐसा संकेत देखने को मिलता है कि जो उत्तर हड़प्पाई अवस्था है उसमें गुजरात के लोथल में शायद अग्नि पूजा की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन इसके लिए मंदिरों का उपयोग फिर भी नहीं होता था।
और याद रखना कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का भी अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगर धार्मिक प्रथाओं की बात करें यहाँ पे, अगर धार्मिक प्रथाओं की बात करें, अगर धार्मिक प्रथाओं की बात करें तो हड़प्पा में पकी मिट्टी की आपको पता है कि स्त्री की मूर्तिकाएं बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिली हैं। और एक मूर्तिका तो ऐसी मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से, ध्यान रखना, एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी देवी की वो प्रतिमा है और इसके निकट संबंध जो है वो पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। तभी ऐसा पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी समझते हैं और उसकी पूजा भी उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा किया करते थे। अगर सिंधु घाटी के पुरुष देवता की बात करें, अगर सिंधु घाटी के पुरुष देवता की बात करें तो ध्यान रखना, पुरुष देवता जो था वो एक मोहर पर चित्रित किया गया था। उसके सिर पर 3 सींग थे और वो एक योगी की, जो योगी होता है, जो साधु होते हैं, उसकी ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग को डाले हुए बैठा है, यानी कि पद्मासन लगाए हुए, यानी कि पद्मासन की अवस्था में बैठा हुआ दिखाई दिया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा जो होता है वो खड़े हुए दिखाई दिए हैं। नीचे एक जो भैंसा होता है, जो हिरण होता है, उसके पांवों के, उसकी खाल के जो पट्टी होती है वो देखने को मिली है। जो मोहर मिली है, मोहर पर देवता चित्रित किया गया है और उसको पशुपति महादेव कहा गया है। क्या कहा गया है? पशुपति महादेव। ठीक है, पशुपति महादेव कहा गया है उसको। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये लोग जो थे इस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा का भी प्रचलन था, लिंग पूजा का भी प्रचलन था, ध्यान रखना। ठीक है, जो लिंग बोलते हैं, हमारे जो यौनांग होते हैं, जननांग जो होते हैं, उनको लिंग बोला जाता है। तो उनकी पूजा का भी प्रचलन है यहाँ पे, क्योंकि कालांतर में देखा जाए तो शिव की जो पूजा होती थी उससे काफ़ी गहन रूप से जुड़ी गई थी ये चीज़ें जो हैं। और हड़प्पा में तो पत्थर पर बने हुए लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। पत्थर पर ध्यान रखना, लिंग और योनि। ठीक है, योनि को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिना और लिंग को बोलते हैं पेनिस। ठीक है, तो लिंग और योनि के दोनों के साक्ष्य जो देखे जाए तो पत्थर पर इनके अंकित किए गए हैं, पत्थर पर प्रतीक मिले हैं। तो यहाँ ऐसा है कि ये लोग जो हैं इनकी पूजा के लिए बनाए हुए थे और पूजा इनकी किया करते थे। और ऋग्वेद में तो लिंग पूजक जो थे वो अनार्य जाति जो थी, अनार्य जातियाँ, उनकी चर्चा भी देखने को मिलती है। और लिंग पूजा हड़प्पा काल से ही शुरू हुई थी और आगे चल करके हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाने लग गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पुरुष देवता भी मिला, जैसे हम महादेव के नाम से, ठीक है, जानते थे। इसमें लिंग पूजा का प्रचलन भी था, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ वृक्षों की और पशुओं की पूजा भी हुआ करती थी, वृक्ष और पशुओं की पूजा। ठीक है, तो सिंधु क्षेत्र के जो लोग थे वृक्ष पूजा भी किया करते थे। एक मोहर मिली है, यहाँ से एक सील मिली है, उस पर जो पीपल की डाल होती है उसके बीच एक देवता बैठे हुए हैं, वो चित्रित किए हुए दिखाई गए हैं, तो उसकी पूजा होती थी। और जिस वृक्ष पे दिखाया गया है उस वृक्ष की पूजा आज भी जारी है। आप लोग जानते हो कि हम लोग भी पीपल की पूजा करते हैं। और हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन भी था, क्योंकि काफ़ी पशु मिले हैं मोहरों पर, देखे जाएं तो अंकित हुआ है उनका। और इनमें सबसे महत्व का एक सींग वाला जो जानवर था जिसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न, एक सींग वाला जो जानवर था जिसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, जो गैंडा भी हो सकता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद एक कुबड़ वाला सांड था, वो महत्वपूर्ण माना गया। और आज भी ऐसा सांड बाजार में देखो, अपने गांव में देखो तो देखने को मिल जाता है, कुबड़ वाला सांड, है ना। और हमारे धर्मात्मा जो हिंदू लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, इनकी पूजा आज भी करते हैं। ठीक है, कुबड़ वाले बैल की। इन बातों से हम कह सकते हैं कि ये क्लियर होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश के जो निवासी थे वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन वे न जाने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनवाते थे। फिर भी जैसा कि पता है कि प्राचीन मिस्र और जो मेसोपोटामिया था, इनमें बनाए जाते थे मंदिर। ताबीज़ यहाँ से बड़ी तादाद में मिले हैं।
शायद लगता है कि हड़प्पा के लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत जो है उनका अनिष्ट कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, और इसलिए शायद हो सकता है कि उनसे बचने के लिए ताबीज ये लोग पहनते थे। आर्यतर परंपरा से संबंधित देखा जाए, जो माने जाने वाले जो अथर्ववेद है उसमें काफ़ी तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब दिए गए हैं। और रोगों का, भूत प्रेतों को भगाने के लिए ताबीज भी उस अथर्ववेद में बताए जाते हैं। ठीक है, अगर यही बात करें हड़प्पाई लिपि के बारे में, अगर हड़प्पाई लिपि के बारे में बात करें तो हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना देखा जाए, साक्ष्य देखा जाए तो 1853 में मिला था, और 1923 तक पूरी जो लिपि थी वो प्रकाश में आई, वो हमारे सम्मुख आने देखा जाता, हमारे प्रचलन में देखने को आई, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पत्थर की जो मोहरें मिली हैं या जो और वस्तुएं मिली हैं उन पे जो हड़प्पा लेखन के लिए देखा जाए तो लगभग 4000 साक्ष्य, 4000 नमूने हमें देखने को मिल जाते हैं। जो हड़प्पा के लोग थे उनके अभिलेख उतने लंबे नहीं थे जितने कि मिस्र और मेसोपोटामिया के लोगों के हुआ करते थे, क्योंकि अधिकतर अभिलेख मोहरों पर हैं और हर एक में 2-4 ही शब्द देखने को मिलते हैं। और इन मोहरों का जो प्रयोग था वो कौन किया करता था? धनाढ्य लोग इनका प्रयोग किया करते थे, क्योंकि धनाढ्य बोलते जिनकी निजी संपत्ति हो, और उस निजी संपत्ति के लिए कोई हम संकेत देना चाहते हो, उन्हें चिन्हित करना चाहते हो या पहचान बनाना चाहते हो तो उसके लिए प्रयोग होता था। और इस लिपि में कुल मिलाकर के 250 से 400 के समथिंग पिक्टोग्राफ देखने को मिले हैं, और चित्र के रूप में लिखा हुआ प्रत्येक अक्षर वो किसी ध्वनि, किसी भाव या वस्तु को सूचक बताता है। और हड़प्पा लिपि जो थी वो वर्णात्मक नहीं थी, ध्यान रखना। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक न होते हुए कैसी थी? चित्रलेखात्मक थी। और आप लोगों ने पता होगा कि दाएं से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखा जाता है, इस पद्धति को क्या बोलते हैं? ब्राउडस्टीन। ठीक है, इस पद्धति को ब्राउडस्टीन बोला जाता है, ब्राउडस्टीन। ठीक है, अगर इसकी मापतौल की बात की जाए तो बाट के रूप में लोग क्या करते थे, बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं, बाट पाए गए हैं, उनसे ये स्पष्ट होता है कि तौल में ये लोग 16 या फिर उनके जो आवर्तक होते हैं उनको प्रयोग किया करते थे, जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640 ऐसे आवर्तकों का प्रयोग किया करते थे। और सबसे एक रोचक बात ये, दिलचस्प बात ये है कि 16 के अनुपात की परंपरा भारत में आधुनिक काल तक चलती रही है। और हड़प्पाई लोग जो थे वो मापना भी जानते थे, और यहाँ से ऐसे डंडे भी पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे थे। इनमें एक डंडा कांसे का भी पाया गया है, जैसे डंडे होते हैं ना, यहाँ पे लगा दिया, ये कोई आंकड़ा होगा कि 15 का है, 16 का है, 32 का है, 64 का है, ऐसे करके निशान लगाए गए थे डंडे पर। ऐसा डंडा भी कांसे का पाया गया है। ठीक है, कांसे का। अगर यहाँ से मृद भांडों की बात करें, अगर यहाँ मृद भांड की बात करें तो हड़प्पा के जो लोग थे वो कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल हुआ करते थे, क्योंकि उनके अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंग की चित्रकारी देखने को मिलती है। और हड़प्पा के जो भांड थे, जो बर्तन थे, उन पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष इनकी आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, और कुछ बर्तनों पर तो मनुष्य की आकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। एक मृदभांड संस्कृति और होती है, ध्यान रखना। और मृदभांड संस्कृति किसे बोलते हैं? यानी कि मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन, और मृदभांड संस्कृतियों का जो नामकरण था, बर्तनों की जब अधिकतम मात्रा में देखने को मिली, अधिकता मिली, तो जो तत्व थे, रंग हो, चित्र हो, चमक हो, कुछ भी हो, उसके आधार पर इस मृदभांड संस्कृति का प्रचलन देखने को मिलता है। और यही तत्व, रंग, चित्र, चमक, जो भी तत्व थे, ये मृदभांड संस्कृति की मुख्य पहचान हुआ करती थी। चौपानी मांडो है एक आपका, चौपानी मांडो। ठीक है, जो चौपानी मांडो है जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ से विश्व में मृदभांड के प्रयोग के सबसे पुराने साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करें मोहरों के बारे में, तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं और उनकी मोहरें भी देखने को मिलती हैं। और अब तक लगभग
2000 मोहरें या 2000 सीलें देखने को मिल चुकी हैं। और इनमें से अधिकतर सीलों पर देखा जाए तो लघु लेख जो होते हैं उनके साथ साथ एक सींग वाला जानवर, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, इनकी आकृतियां भी उकेरी गई हैं, छापी गई हैं। पशुपति मोहर भी मिली है जो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। वहाँ से पशुपति शिव मोहर को जॉन मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी थी, जो कि आदि शिव की जो मोहर मिली है उसको जॉन मार्शल ने किसकी संज्ञा दी है? आदि शिव की। ठीक है, आदि शिव की। ठीक है, और इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया भी जाता है, क्योंकि उसके सिर में एक सींग है, कलाई में कंगे जो होते हैं, कलाई जो होती है उसमें कंगे तक कंधा जो होता है वहाँ तक देखोगे, या उसकी दोनों भुजाओं देखोगे तो चूड़ियाँ भरी हुई हैं उनके हाथों में। दाईं हाथ में देखोगे, दाईं ओर देखोगे तो बाघ बैठा हुआ है, हाथी बैठा हुआ है, बाईं ओर गैंडा बैठा हुआ है, भैंसा बैठा हुआ है, और एक चौकी के नीचे 2 हिरण भी बनाए गए हैं। और आरंभिक धार्मिक ग्रंथ जो है आपका ऋग्वेद, जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में रुद्र नाम के देवता का उल्लेख देखने को मिलता है, रुद्र नाम के देवता का उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि बाद में आकर के जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनमें उसके लिए रुद्र नाम के देवता के लिए क्या नाम प्रयोग किया जाता है? शिव का नाम प्रयोग किया जाता है, शिव का। ठीक है, भगवान शिव का। अगर यहाँ से प्रतिमाओं की बात करें, प्रतिमाओं के बारे में, तो हड़प्पा जो शिल्पी लोग थे वो धातु की बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सबसे अच्छा नमूना है, सबसे अच्छा साक्ष्य है। और पूरी मूर्ति की बात करें तो पूरी मूर्ति जो है वो गले में एक पड़ा हुआ हार है उसके अलावा भी एकदम बिल्कुल कैसी अवस्था में है? एकदम नग्न अवस्था में है, यानी कि बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में है। और कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं भी देखने को मिली हैं। सेलखड़ी की एक मूर्ति मिली है, उसके बाएं कंधे में देखोगे और दाएं हाथ के नीचे देखोगे तो अलंकृत वस्त्र भी देखने को मिले हैं, ज्वेलरी जिसे बोलते हैं। सिर के पीछे उसके बालों की एक छोटी लटें बनी हुई है। और नर्तकी की मूर्ति की बात करें वो तो काफ़ी प्रचलित मानी जाती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति, जो कि सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है, नमूना है। और पूरी मूर्ति गले में जो हार पड़ा हुआ है उसके अलावा कैसी बताई मैंने अभी आपको? नग्न अवस्था में है। सिर के पीछे मैंने बताया, और सिर के पीछे और वो झुकी हुई है पूरे तरीके से, और बालों की छोटी लटें भी एक बनी हुई है, उसकी आंखें भी उसकी झुकी हुई हैं। दाएं भुजा में देखोगे जो हमारा कूला होता है जिसे हम रंप बोलते हैं, उस पर वो हाथ टिकाए हुए हैं, और जो बाहीं भुजा है वो लटकी हुई है। और ये मूर्ति देखी जाए तो एक जो नृत्य की जो स्थिर मुद्रा होती है उसको दर्शाती है। ठीक है, यहाँ से कुछ मृण मूर्तिकाएं मिली हैं जो कि टेराकोटा फिगरिन की हुआ करती थी। किसकी? टेराकोटा फिगरिन की। ठीक है, ध्यान रखना सिंधु प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में आग में पकी जो मिट्टी होती है उसे टेराकोटा कहते हैं। जो पकी हुई मिट्टी होती है उसको टेराकोटा बोलते हैं, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। तो उसी की मूर्तिकाएं मिली हैं, उन मूर्तिकाओं को क्या बोला जाता है? फिगरिन बोला जाता है, फिगरिन। ठीक है, और इनका प्रयोग खिलौने के रूप में किया गया था। जो पूजा करने की जो प्रतिमाएं होती थी उनके रूप में भी इसका प्रयोग हुआ है। इनमें पक्षी, कुत्ता, भेड़, गाय, बैल, बंदर, इनकी प्रतिकृतियां भी देखने को मिलती हैं। पुरुष और स्त्रियों की प्रतिकृतियां भी यहाँ देखने को मिली हैं, जिनमें पुरुषों से स्त्री की संख्या बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिली है। और जहाँ मोहरें और प्रतिमाएं मिली हैं वो कैसे मिली हैं? एक मंजी दक्षता के साथ बनाई गई हैं। वहीं ये मृण मूर्तियाँ बहुत ही सरल कह सकते हैं, बहुत ईजीली कलाकृतियों की देखने को मिलती हैं। प्रस्तर शिल्प में देख लो, हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी, लेकिन प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई ना कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं देखने को मिलती है। पुरोहित राजा मूर्ति हुआ करती थी, जो कि सेलखड़ी जो कांचली मिट्टी होती है उससे बनी हुआ करती थी। इसमें पुजारी राजा की दाढ़ी करीने से संवारता हुआ दिखाया गया है, लेकिन राजा की मूछ नहीं है उस मूर्ति में। और ये मूर्ति कहाँ से मिली है? जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, और मोहनजोदड़ो की खुदाई होने के बाद यहाँ से पुरोहित राजा की मूर्ति देखने को मिली थी। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें हाँ उसके बारे में, जो सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ उस पतन के बारे में बात करें तो काफ़ी इतिहासकारों ने इसके मतभेद है और सभी ने अलग अलग कारण बताए हैं। जो हमारे इतिहासकार थे एक मार्टिमर व्हीलर,
मार्टिमर व्हीलर ने बताया है कि इस हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हो गया था, यानी कि अचानक इसका अंत हो गया था है। और मार्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने बताया ये भी कि हड़प्पा सभ्यता थी उसका आधार विदेशी था, इसलिए इसका अंत हुआ। फेयर सर्विस हुए थे एक आपके, फेयर सर्विस, जो फेयर सर्विस थे उन्होंने बताया कि यहाँ से वनों का कटाव हुआ, संसाधनों में कमी आई, परिस्थितिकी अनुसंतुलन बन गया, तो उसके कारण पतन का कारण बन गया। जॉन मार्स हुए थे, जॉन मार्स, उन्होंने बताया है कि भूकंप आया था यहाँ पे, इसके लिए वह उसका नष्ट हो गया। ऑरेल स्टाइन थे एक आपके, उन्होंने बताया कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई है। अर्नेस्ट मैके आए, मैके ने बताया, जॉन मार्शल आए, इन दोनों ने मिलकर के बताया कि जो सिंधु सभ्यता है, अर्नेस्ट ऑरेल स्टाइन ने बताया आप लोगों का, ऑरेल स्टाइन ध्यान रखना, कि परिवर्तन हुआ जलवायु में, उसके कारण नष्ट हुई। जॉन मार्शल थे और आपके जो अर्नेस्ट मैके थे, उन्होंने बताया कि यहाँ प्रशासनिक शिथिलता थी, उसके कारण सभ्यता का विनाश हुआ। या सिंधु सभ्यता में बाढ़ आई, उसके कारण ये नष्ट हुई। आपके एम.आर. साहनी हैं, एम.आर. साहनी जी, और एक आपके राइक्स हैं, राइक्स, और एक आपके डेल्स, इन तीनों ने ये बताया कि जो सभ्यता थी उसमें क्या हुआ, जो भूतात्विक परिवर्तन था, जब भूतात्विक परिवर्तन हुआ तो उसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। गार्डन चाइल्ड थे आपके, गार्डन चाइल्ड, जो गार्डन चाइल्ड थे उन्होंने बताया, और व्हीलर भी उनके साथ में थे, उन्होंने बताया कि जो सैंधव सभ्यता थी इस पर विदेशी आक्रमण हुए, या जब आर्यों के आक्रमण हुए तो उससे सभ्यता नष्ट हुई। डी कौशंबी थे, उन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे उनकी आग लगा करके लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो प्रत्येक चीज़ में काफ़ी मतभेद देखने को मिला है, इसमें एक मत नहीं है कोई भी इसके नष्ट होने को या इसके लुप्त होने को। तो आई होप आप लोगों का सभी का अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में एनसीईआरटी का अध्याय 4, और कल हम बात करेंगे अध्याय 5 के बारे में, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। कल हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।